प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 जो कि वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और राउल्ट लॉ के ऊपर आधारित है। और लास्ट में बच्चों इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर आए हुए कुछ न्यूमेरिकल्स, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अगला टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर का। तो टॉपिक है वेपर प्रेशर। बच्चों ये वेपर प्रेशर क्या होता है, पहले इसको हम लोग सेंटेंस वाइज समझ लेते हैं। लिखा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर लिक्विड सरफेस वेयर देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर एंड लिक्विड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। इसको बच्चों हम लोग सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये वेपर प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि वेपर किसका बनता है। तो देखो वेपर किसका बनेगा, वेपर बच्चों बनेगा वोलाटाइल सब्सटेंस का। किसका बनेगा बच्चों, वोलाटाइल सब्सटेंस का। बच्चों वोलाटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिनके अंदर टेंडेंसी होती है वेपर फॉर्म करने की, लिक्विड से वेपर में जाने की, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वोलाटाइल सब्सटेंस। हमारे पास नॉन वोलाटाइल भी सब्सटेंस होते हैं। नॉन वोलाटाइल में बच्चों जनरली आपका सॉलिड आता है, जो कि इस चैप्टर में आपको मिलेगा, जिसको आप लोग बोलेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर में अपने को नॉन वोलाटाइल जिसका वेपर नहीं बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और जिसका वेपर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो ऐसे एक कंटेनर ले लेते हैं और इसमें हम लोग वोलाटाइल लिक्विड ले लेते हैं ऐसे। ये बच्चों अपना एक वोलाटाइल लिक्विड है। ये कैसा लिक्विड है बच्चों, वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब होता है जिसका वेपर बने, जिसका वेपर बने। बच्चों इसका जब वेपर बनेगा तो यहाँ पे ऐसे वेपर के फॉर्म में जाएगा। इसको हम लोग बच्चों किसी बर्तन से ढक देते हैं ऐसे, ये वेपर बनेगा। तो बच्चों जब लिक्विड से वेपर बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन बच्चों वो प्रोसेस होता है वेयर लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, इसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे आपको देखना है कि एक समय आएगा कि जब ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इससे जाएगा, टकराएगा, इससे टकराएगा यहाँ पे। तो बच्चों टकराने के बाद ये एक दूसरे से मिल जाएगा, ये एक दूसरे से मिल जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस होना। मतलब बच्चों ये एक दूसरे से जब मिल जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। जब ये मिल जाएगा तो ये हैवी पार्टिकल हो जाएगा और ये वेपर से पुनः लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये इसका लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में फिर नीचे आने लगेगा, लिक्विड का ड्रॉपलेट फॉर्म करके फिर से बच्चों क्या आने लगेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा। तो बच्चों ये जो इस पे प्रेशर लगाएगा, ये जो इसका ड्रॉपलेट आ रहा है इस पे प्रेशर लगा रहा है, इस पे प्रेशर लगाएगा, तो ये जो इसी का वेपर इसके लिक्विड सरफेस पे ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है बच्चों, इसी का नाम है वेपर प्रेशर। इसी का नाम है क्या, वेपर प्रेशर। बट क्या हम लोग हर समय जो लिक्विड वेपर इसके सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है हर समय हम लोग वेपर प्रेशर बोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। हर एक सिचुएशन को वेपर प्रेशर बोलना गलत होगा। वेपर प्रेशर हम लोग तभी बोलेंगे, यहाँ पे देखो दो प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे बच्चों हो रहा है वेपराइजेशन, और दूसरा ये लिक्विड पार्टिकल आपस में मिलके कंडेंसेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन। तो बच्चों यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहा है, एक तो हो रहा है वेपराइजेशन और दूसरा हो रहा है कंडेंसेशन। ठीक है, तो क्या हम लोग ये जो वेपर का प्रेशर लग रहा है इसको वेपर प्रेशर बोल देंगे हर एक परिस्थितियों में,
नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक परिस्थिति में ये जो वेपर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है बच्चों, हम लोग हमेशा वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। वेपर प्रेशर तभी बोलेंगे कि कब बोलेंगे, यहां पे जब रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए। ध्यान से देख लो, जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बच्चों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाए। इनके बीच में क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन, किसके बीच में बच्चों, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। बच्चों जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है, तब वो जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by liquid vapor, the pressure exerted by vapor on the surface of liquid, the pressure exerted by vapor, ये जो वेपर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, कब, जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। किसके बीच में, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच में, इवापोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में, ठीक है। तो वो जो प्रेशर क्रिएट होता है लिक्विड के सरफेस पे, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको कैसे सेंटेंस में बोलेंगे बच्चों, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, इक्विलिब्रियम है बच्चों कंडेंसेशन और इवापोरेशन या वेपराइजेशन। ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे इसको वेपर प्रेशर। अन्यथा हम लोग इसको हर कंडीशन में, चूंकि ये वेपर लगेगा, यहां से लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में, तो ये वेपर इससे जाएगा टकराएगा, फिर यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, तो क्या हम लोग हर परिस्थिति में वेपर प्रेशर बोलेंगे, वेपर जो लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, नहीं। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid at equilibrium exist between evaporation and condensation is called vapor pressure। तब इसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। चलते हैं यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं, द प्रेशर exerted by the vapor over liquid surface where there exists an equilibrium between vapor and liquid at a particular temperature is called vapor pressure। उसी को इस फॉर्म में भी बता सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे कहता है बच्चों ये कि डिफरेंट लिक्विड हैव, हर एक अलग अलग लिक्विड का अलग अलग वेपर होता है। जैसे देखो पानी हो गया लिक्विड, ऑयल भी लिक्विड है, मिल्क भी लिक्विड है। क्या सभी समान मात्रा में वेपर बनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसका वेपर ज्यादा बनेगा बच्चों उसका वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो अलग अलग लिक्विड का अलग अलग वेपर बनता है, तो उसका अलग अलग वेपर प्रेशर भी होगा। और वो डिपेंड किस पे करता है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, इस बात पे डिपेंड करता है। आगे कहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस बात पर डिपेंड नहीं करता, तो ध्यान से देखना, ना तो अमाउंट पे डिपेंड करता है कि मैंने 5 लीटर पानी लिया है कि 5 ml पानी लिया है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि बच्चों दोनों के बीच में जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो वहां पे वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे हम लोग। उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, पतला, जैसे एक कंटेनर मैंने ऐसे लिया है बच्चों, इसमें पानी लिया है, एक कंटेनर ऐसे लिया है। अगर बच्चों सेम लिक्विड है, ध्यान से सुनना, ये सेम लिक्विड है, ये सेम लिक्विड है, तो यहां पे जो वेपर बनेगा
इसको हम लोग बंद कर देते हैं, वेपर बनेगा, इसके सरफेस पे जो वेपर प्रेशर लगेगा वो सेम लगेगा, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है और ना ही सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि बच्चों देखो, वेपर प्रेशर अब हम लोग किसको बोलते हैं, वेपर प्रेशर हम लोग उसको बोलते हैं क्योंकि जितना लिक्विड होगा उसी के हिसाब से वेपर बनेगा और वेपराइजेशन होगा, मतलब इवापोरेशन होगा, और उतने ही उसी के हिसाब से उसका कंडेंसेशन होगा। तो बच्चों यहां पे जो रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन है, तब वो जो प्रेशर लगा रहा है उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। क्या वही स्थिति यहां पे भी होगा? क्योंकि जितना लिक्विड होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका इवापोरेशन होगा और उसी के अकॉर्डिंग कंडेंसेशन होगा। तो यहां पे भी तो इक्विलिब्रियम है इवापोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में, और यहां पे भी इक्विलिब्रियम है इवापोरेशन कंडेंसेशन के बीच में। तो इसलिए अगर सेम लिक्विड है तो वो अमाउंट पे और उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ना तो जिसमें हम लोग लिए हैं वॉल्यूम ऑफ कोई भी बर्तन जिसमें लिए हैं, कंटेनर कोई भी हो, पतला हो मोटा हो, इन सब बातों से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। बट लिक्विड सेम होना चाहिए। वाटर है तो दोनों में वाटर होना चाहिए, ऐसा नहीं इसमें वाटर है इसमें मिल्क ले लिए हैं तब अलग अलग हो जाएगा। दोनों में वाटर है तो वेपर प्रेशर सेम लगेगा। तो बच्चों ये जो है वेपर प्रेशर, अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और शेप ऑफ द कंटेनर, इन सब बातों पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। ध्यान से देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस टेंशन। एंड द वैल्यू ऑफ एक्वस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्वस टेंशन का वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाता है, उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्वस टेंशन। आगे देखते हैं, आगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों क्या बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर चीज को ऐसे बॉइलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हीट देते हैं हम लोग, लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में। बॉइलिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग नीचे से हीट देते हैं लिक्विड को और वो वेपराइजेशन होता है, मतलब वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसमें हम लोग हीट देते हैं, तो उसको हम लोग बॉइलिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या ऐसा बॉइलिंग पॉइंट है कि हम लोग हर समय जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे? तो वो वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट का जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिफिनीशन, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो देखो, लिक्विड इज सेड टू बॉइल, किसी भी लिक्विड को हम लोग उसको बॉइल कब बोलेंगे बच्चों? व्हेन द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब देखो, जब भी सैचुरेटेड वेपर प्रेशर की बात आएगी तो आपके दिमाग में ये बात जरूर जाएगा कि वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर तभी हम लोग उसको वेपर को प्रेशर के फॉर्म में देखेंगे जब इवापोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में क्या हो, इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, तभी। अब नॉर्मली अगर हम बोल रहे हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर तो आपके माइंड में ये जाए कि वहां लिक्विड के बीच में कंडेंसेशन और इवापोरेशन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, ये बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो क्या बोलेंगे? ए लिक्विड इज सेड टू बॉइल व्हेन द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ध्यान से देखो, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। अब से जब भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन बोलेंगे तो ये वाला डिफिनेशन उसका बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। वो तो नॉर्मल हो गया जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ते थे, क्लास 9 में, छोटे लोअर क्लासेस में। बट अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का अलग डिफिनेशन देंगे जो कि यहाँ पे है और वैलिड डिफिनेशन है इसका। तो देखो, इसका मतलब समझ लेते हैं, देखना ध्यान से। ये मैंने कंटेनर लिया है, ठीक है, ये कंटेनर लिया है और इसमें मैंने ले लिया है लिक्विड। बच्चों इसको हमने ढक दिया ऐसे, तो देखिए यहां पे इसका वेपर बनेगा, वेपर बनेगा, और ये इसके सरफेस पे प्रेशर लगाएगा जिसको हम लोग अब बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। अब हम लोग नॉर्मल वेपर प्रेशर की तरफ बातें कर रहे हैं। वेपर प्रेशर अगर हमने बोला
तो आपके दिमाग में ये जाए कि ये इवापोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम है, ध्यान रहे। इसको हम लोग बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। यहां पे ये वेपर प्रेशर। तो देखो अब ये हम लोग किसी भी चीज को बॉइलिंग पॉइंट कब बोलेंगे, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कब बोलेंगे, तब हम बोलेंगे जब बच्चों ये वाला वेपर प्रेशर, यहां का जो वेपर प्रेशर, यहां का जो प्रेशर है, ये वाला जो वेपर प्रेशर, यहां पे ये वाला जो बच्चों प्रेशर है, ये वाला वेपर प्रेशर, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है यहां पे बाहर एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। ध्यान से देखना क्या लिखा है सेंटेंस में, ए लिक्विड इज सेड टू बॉइल व्हेन द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, दिस इज द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर यहां पे मान लो कि 1 atm है, 1 atm। ध्यान से देखना ये लिक्विड है, इसका वेपर बन रहा है और इसके सरफेस पे बच्चों ये प्रेशर लगाएगा, वेपर प्रेशर या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। ये वेपर प्रेशर अगर एक्सटर्नल प्रेशर के, यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। दूसरे भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एट बॉइलिंग पॉइंट, नोट पॉइंट ये है कि एट बॉइलिंग पॉइंट पे P एक्सटर्नल बिकम्स इक्वल टू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर या सिंपली वेपर प्रेशर। ध्यान से देख लो एक बात को, ये जो आपका वेपर प्रेशर यहां पे लग रहा है बॉइलिंग पॉइंट पे, वो P एक्सटर्नल के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको कभी भी अब P एक्सटर्नल दे देता है और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दे देता है, तो वही जो P एक्सटर्नल है, ये वाला P एक्सटर्नल उसी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा, यह सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होगा। एकदम ध्यान से देख लीजिए इसको। अब जब भी हम लोग बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ध्यान से देखना, मान लो कि इसका एक्सटर्नल प्रेशर बाहर का 1 atm, जो कि हम लोग नॉर्मली लेके चलते हैं, 1 atm का मतलब कितना हो गया 760 mmHg, 760 mmHg, ठीक है। और अब अगर हमको यहां का प्रेशर नहीं पता है, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, तो अगर हम लोग देखेंगे कि बोल दिए बॉइलिंग पॉइंट इस लिक्विड का इतना है, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वही होगा बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। समझ रहे हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, देयरफॉर लिक्विड कैन बी बॉयल इनटू 2 ways। 2 तरीके से लिक्विड बॉयल हो सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है बच्चों, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू सच वैल्यू दैट वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू P एक्सटर्नल। ये जो बता दिया आपको, हम इतना हीट दें कि यहां का वेपर प्रेशर बढ़ जाए, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के। जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ये तो पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है बाय डिक्रीजिंग द P एक्सटर्नल, इस वैल्यू को घटा के, ये जो एक्सटर्नल है इसको घटा के, डिक्रीजिंग द P एक्सटर्नल एंड मेकिंग इट इक्वल टू द वेपर प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर। अगर हम लोग इसको कम करेंगे तो ये जल्दी बॉयल हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, इसको हम लोग कम करेंगे तो जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं, या तो आप हीट बढ़ाइए, या तो इस P एक्सटर्नल को घटाइए, या तो टेम्परेचर बढ़ाइए, इसको इसके बराबर कर दीजिए, या फिर इसको कम कर दीजिए, P एक्सटर्नल कम कर दीजिए। तो जब P एक्सटर्नल कम कर देंगे तो थोड़े टेम्परेचर पे ये जल्दी से
वेपराइज होगा और ये दोनों का आपस में प्रेशर बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन को भी हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो दो तरीके हैं यहाँ पे बॉइल करने के। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू, किसके बराबर हो जाता है? 1 atm इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे बोले हम इसके पहले वाले में, जैसे हमने माना कि P एक्सटर्नल 1 atm के बराबर हो, मान के चलते हैं, तो इस बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ये लिक्विड है, इसका वेपर बना, ये प्रेशर लगा रहा है ऐसे, है ना, इस पे प्रेशर लगा रहा है। तो ये जो इसका वेपर प्रेशर है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ये, और यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है वो 1 atm लिए हैं। कितना लिए हैं? 1 atm मतलब 760 mmHg, इतना लिए हैं। तो एट बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट जिसपे कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, ऐसे टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P एक्सटर्नल के बराबर हो जाए और P एक्सटर्नल कितना हो? 1 atm, तब बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऐसे बोलते हैं हम लोग। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द 1 atm इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, या सिंपली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ऐसे बोलते हैं हम लोग इसको। तो बच्चों देखो, यदि P एक्सटर्नल सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा है तो वो कंडीशन इवोपरेशन का होगा। आप लोग जानते हैं इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशन पे लिक्विड ऑटोमेटिकली वेपर में कन्वर्ट होने लगता है बिना किसी हीट दिए, एट रूम टेम्परेचर पे भी। तो अपन लेकिन ये प्रोसेस स्लो होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। बट यहां पे क्या होता है बॉइलिंग वाले केस में, जब P एक्सटर्नल सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग, और उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हैं? ऐसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बच्चों राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि हर साल क्वेश्चन बोर्ड में आता है और नीट और जेई में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक सिंपल पार्ट है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्या होता है बच्चों राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स 1886 में क्वांटिटेटिव रिलेशन दिए थे। किसके बीच में दिए थे बच्चों? पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर का वर्ड कैसे आया? अभी हम लोग तो वेपर प्रेशर पढ़े थे, अब ये पार्शियल वर्ड कहां से आ गया? तो पार्शियल का मीनिंग मैं आपको समझा दूंगा, पहले मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपके सामने। क्या कहता है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। बारी आती है सोल्यूशन की। अब ये कोई एकमात्र अकेला लिक्विड तो है नहीं, ये सोल्यूशन है, ध्यान से देखना। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। ध्यान से देखना, जो लिक्विड है वो मेरा वोलाटाइल होना चाहिए। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट इन द सोल्यूशन। मैं इसका मतलब आपको पहले समझा देता हूं यहां से, तो ध्यान से एक बार देख लेना। जैसे देखना, यहां से मैंने 2 कंटेनर लिया है, ध्यान से एकदम देख लीजिए। 2 कंटेनर लिया है, इसमें मैंने लिक्विड डाला है। बच्चों लिक्विड कैसा है? लिक्विड नॉन वोलाटाइल लिक्विड है। लिक्विड कैसा है बच्चों? वोलाटाइल लिक्विड है, जिसका वेपर बने। तो बच्चों ये मेरे पास वोलाटाइल लिक्विड है, ठीक है, ये मेरे पास वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड ए, और ये मेरे पास है वोलाटाइल लिक्विड बी, वोलाटाइल लिक्विड बी, ऐसे है, ठीक है। मेरे पास 2 वोलाटाइल लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। देखना ध्यान से एक बार,
ध्यान से देखना, इसको हमने ढक दिया, ठीक है, इसको भी हमने ढक दिया। अच्छा, इसका वेपर बनेगा, वेपर भी तो वाइट ही कलर का रहेगा, इसका देखो वेपर बनेगा। और बच्चों ये वेपर जो है कि इसके लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, अब हम लोग वेपर प्रेशर बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर बोलेंगे। यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा, ये वेपर इसके सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है तो वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब आप लोग वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं, वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं। तो ये वेपर प्रेशर जो होगा बच्चों, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये होगा यहाँ पे जो वेपर प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे बच्चों जो प्रेशर लगेगा, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, ध्यान से देखना। ये एक अलग लिक्विड है और ये एक अलग लिक्विड है, ये बच्चों एक प्योर लिक्विड ए है, ये प्योर लिक्विड बी है, दोनों में कोई मिलावट नहीं है। इसको हम लोग पी नॉट ए से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, पी नॉट ए। व्हाट इज द पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। व्हाट इज पी नॉट ए बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ठीक है। आप देखना इसमें, और इसको हम लोग बोलते हैं पी नॉट बी, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। दोनों में कोई मिलावट नहीं है, न ए में और न ही बी में, ठीक है, एकदम ध्यान से देख लीजिए, न ए में कोई मिलावट है बच्चों, न ही बी में कोई मिलावट है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, मिला देते हैं बड़े से कंटेनर में, ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ पे ये लिक्विड आपस में मिल गए, और ये लिक्विड का नेचर कैसा है, वोलाटाइल लिक्विड है। लिक्विड का नेचर कैसा है बच्चों, वोलाटाइल लिक्विड है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें लिक्विड ए थे, तो इसमें जो मोल होगा लिक्विड ए का वो Na होगा, इसमें जो मोल्स ऑफ बी होगा वो Nb होगा। यहाँ पे दोनों ही वोलाटाइल हैं तो दोनों के वेपर बनेंगे, बोलो, यहाँ पे बच्चों दोनों के वेपर बनेंगे, ए के भी और वी के भी, ए के भी और बी के भी, ऐसे। तो ये वेपर प्रेशर लगाएगा। अब यहाँ पे दोनों का वेपर प्रेशर क्रिएट है, दोनों का वेपर प्रेशर काम कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीए और पीबी। पीए और पीबी क्या है, पीए देखो यहाँ पे ए का भी वेपर है, बी का भी वेपर है। हम लोग पूरी तरह से जो प्रेशर इस पे लगेगा उसको सिर्फ और सिर्फ ए का तो बोल नहीं सकते, न ही पूरी तरह से बी का बोल सकते हैं, आंशिक रूप से दोनों का थोड़ा थोड़ा प्रेशर लग रहा है, इसलिए इसका नाम आया है पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर। अगर वो इकलौता था, अकेला था, तो उसको हम लोग पी नॉट ए से दिखा रहे हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा वो प्योर ए का होगा, यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो प्योर बी का होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इसलिए पी नॉट से दिखा रहे हैं यहाँ पे, और इसको नॉर्मल पीए और पीबी से दिखा रहे हैं। अब देखो चूंकि ये अलग अलग थे तो इनका मोल्स था, अब यहाँ पे मिल गए हैं तो इनका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा XA और XB। XA और XB क्या है, XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A, XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B, ठीक है, ध्यान से देख लो। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, देख लो यहीं पे सीख जाओगे। राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए है ये अपने ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या ए वाला देखें चाहे बी वाला देखें, जो भी देखें कोई दिक्कत नहीं, दोनों को देखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड प्रेजेंट इन सोल्यूशन। सिंपल सा ये मतलब है, जो कि हम लोग यहां सेंटेंस के फॉर्म में देखे हैं। यही बोलता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर, वर्ड आ गया पार्शियल, पार्शियल क्यों आया आप लोग समझ गए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, चाहे ए का देखें चाहे बी का देखें, ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट इन सॉल्यूशन। देखना इसको, यही सेंटेंस था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो यहां पे पार्शियल प्रेशर है बच्चों, यहां पे जो पार्शियल प्रेशर है, यहां पे ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए, ठीक है, एंड पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स बी। यही आपके राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड प्रेजेंट इन सोल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ठीक है, ये है आपके पास। यहां से जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है, पी ए बराबर पी नॉट ए। ये हर एक लिक्विड का फिक्स वेपर प्रेशर होता है, हर एक लिक्विड का, तो इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि हर एक लिक्विड का एक फिक्स वेपर प्रेशर होगा। इसलिए जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी घटाते हैं तो इसी कांस्टेंट को यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों पी नॉट ए एक्स ए। मेरे पास एक बहुत अच्छा रिलेशन आया राउल्ट्स लॉ से, एक हो गया। इसी प्रकार से हम लोग इसको भी कर सकते हैं, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये आ गया मेरे पास ऐसे इक्वेशन। ठीक है, बट देखेंगे जो यहां पे प्रेशर लग रहा है, यहां पे बच्चों जो प्रेशर लग रहा है वो पी ए और प्लस पी बी के बराबर है। तो जो बच्चों जो टोटल प्रेशर लग रहा है, टोटल प्रेशर यहां पे देख लीजिए, टोटल प्रेशर exerted by vapor on the liquid surface ऐसे क्या है, उसको हम लोग पीटी से दिखा रहे हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के। ये यहां से ऐसे इसको पीटी बराबर हम लोग कर सकते हैं, यहां से पीटी बराबर पी ए प्लस पी बी। अब पी ए और पी बी का वैल्यू रख देते हैं, पीटी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये आपके पास जो इक्वेशन आया है इसी को हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ इक्वेशन। एक ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम लोग सारे सेंटेंस को लिख लेते हैं, सब क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पीटी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे। पी ए क्या है, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर। अब वर्ड में पार्शियल वर्ड आ गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे। नेक्स्ट में है पी बी, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पार्शियल। अब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए
इन सॉल्यूशन, यहां पे भी ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है? तो पी नॉट ए दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। और पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ऐसे है। एक्स ए एक्स बी क्या है? एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन लिक्विड फेज। कौन से फेज में है? लिक्विड फेज में है। आप ऐसे लिखो, सिर्फ इसको ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा सा और अच्छे से कंफ्यूजिंग ना रहे। मोल फ्रैक्शन, ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, ऐसे लिख दीजिए। लिक्विड फेज आसान रहेगा समझने के लिए। एक्स बी क्या है? एक्स बी है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। ध्यान से देखना, अभी जैसे मैंने लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन बताया है, आपको वेपर फेज का भी मोल फ्रैक्शन बताएंगे, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो। एक्स ए एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये जो इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास इक्वेशन ये आया है, पी टी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हम लोग जानते हैं, चूंकि वी नो दैट क्या एक्स ए और एक्स बी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है, ऐसे। तो किसी एक के मोल फ्रैक्शन के टर्म में फार्मूला निकाल लेते हैं, तो पी टी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए, इसको हम लोग एक्स बी की जगह लिख दे रहे हैं 1 माइनस एक्स ए, ऐसे। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए कर दो यहां से, फिर हो जाएगा पी टी बराबर पी नॉट ए एक्स ए, इसको ओपन कर दो, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, ऐसे हो जाएगा। देखो इसमें से एक्स ए कॉमन कर लीजिए, पी टी बराबर पी नॉट बी माइनस, यहां से माइनस कॉमन किए हैं तो ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स ए। एक फार्मूला मेरे पास है, ये भी जबरदस्त फार्मूला है, नीट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ फार्मूला है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, इस टाइप के फार्मूले। ठीक है, पी नॉट ए इसमें से और यहां से माइनस पी नॉट बी एक्स ए कॉमन कर लिया है, माइनस के साथ कॉमन किया है, इसलिए ये वाला पार्ट यहाँ पे प्लस हो गया और ये वाला पार्ट माइनस हो गया। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली एक फार्मूला तो मेरे पास ये जबरदस्त आ गया, दूसरा वाला फार्मूला मैं यहाँ पे एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी रख दे रहा हूँ। सिमिलरली एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, यहाँ से तो पी टी बराबर हो जाएगा पी नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी टी बराबर बच्चों हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट, यहाँ से पी नॉट यहाँ पे रहेगा पी नॉट ए एक्स बी और पी नॉट बी एक्स बी हो गया। अब देखो दोनों में से एक्स बी कॉमन है, तो हो जाएगा पी टी बराबर पी नॉट ए माइनस, कॉमन कर लेते हैं तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और यहाँ से हो गया आपके पास एक्स बी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों,
तो आपको फार्मूला रटने की जरूरत एकदम नहीं है, बस आपको सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, फिर XA और XB को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास जो फार्मूले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ऐसे। ठीक है, एकदम ध्यान से देख लेना, मेरे पास ये जो फार्मूले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देख लो, तीनों के तीनों फार्मूले। फिर आते हैं अपने पे आगे, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ग्राफ देखना, इसमें ग्राफ कैसे हम लोग बनाएंगे देखना ध्यान से। जैसे हमने पढ़ा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से PA बराबर आया था या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था XA, और यहां से मैंने बताया था PA बराबर P0A XA, और बच्चों था P0 उल्टा ये आपका रहेगा PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, या फिर PB इज इक्वल टू P0B XB। तो ये मेरे पास राउल्ट्स लॉ से आया था। ठीक है, ये ग्राफ कैसा आया वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो देखना, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर A जो भी है, पार्शियल वेपर प्रेशर A का या फिर पार्शियल प्रेशर B का, वो अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ध्यान से देखना, अगर मैं इधर कहीं पे ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पे ग्राफ बना देता हूं मैं, मेरे पास ये रिलेशन है PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। तो जब बच्चों हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन B और PA के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो देखो ऐसे ग्राफ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर PB और XB के बीच में ग्राफ बनाएंगे, XA होना चाहिए, यहाँ पे XA होना चाहिए, PB और XB के बीच में ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो ये भी ऐसे जाएगा। बस वही ग्राफ आपको यहाँ पे समझाया है, देख लो। यहाँ पे ये आपका वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये P0 है। अब देखो दोनों में क्या है, आप देखेंगे कि हमेशा एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है। इसमें ऐसा मान के चलते हैं, माना जो A है 1 और 2, 1 is more volatile than 2। फर्स्ट लिक्विड की वोलाटिलिटी सेकेंड लिक्विड से ज्यादा है, दोनों को भी बोल सकते हैं, ये तो मान के चलते हैं हम लोग। दोनों में से जिसको हम लोग मानेंगे कि ये ज्यादा वोलाटाइल है, जिसको मानेंगे बच्चों कि ज्यादा वोलाटाइल है, तो उसके वेपर प्रेशर को हम थोड़ा सा डिस्टेंस दूर दिखाएंगे, ऐसे ज्यादा दिखाएंगे, और जिसका कम है उसको हम लोग कम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब यहां से फार्मूला रखेंगे तो ये PA, अब देखो जब ये प्योर लिक्विड रहेगा तो इसमें कोई मिलावट नहीं रहेगा, तो ये पूरा का पूरा 1 रहेगा और ये पूरा का पूरा 0 रहेगा। ये ग्राफ कैसा है वो मैंने आपको बता दिया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये इधर से ऐसे ग्राफ रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो P टोटल रहेगा बच्चों, ये P टोटल जो रहेगा वो P1 प्लस P2 दोनों लिक्विड के बराबर रहेगा। ये P1 वाला जो है, यहां से P1 वाला P1 नॉट X1 और P2 वाला यहां से P2 नॉट X2 इसके बराबर रहेगा। और ये जो फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है उसको हमने मिला दिया है इसे, तो ये इससे आया है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, PX है, तो ये ऐसे ग्राफ जाता है, उधर से देखेंगे तो ये ऐसे आता है, इसलिए दोनों को ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर रहता है उसको हम लोग मानते हैं कि ये ज्यादा वोलेटाइल है उसके कंपैरिजन में दूसरे के। ठीक है, दूसरा उल्टा भी कर सकते हैं ऐसे हम लोग, इसको कम माने इसको ज्यादा माने यहाँ पे, तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, है ना। बस ये सिंपल सा है।
आगे हम लोग देखते हैं राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ का आपस में क्या रिश्ता है। तो हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना कैसे है, देख लेना। हेनरी लॉ क्या कहता है बच्चों? द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। देखो ये पी गैस इज इक्वल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है KH। अगर इसी KH की जगह पे, KH की जगह पे बच्चों, इस KH की जगह पे हम लोग P नॉट उस लिक्विड का वेपर प्रेशर यहाँ पे लगा दे, P नॉट, अगर A का है तो A लगा देते हैं, X, तो देखो लगभग चीजें सेम है। ज्यादा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे KH है, वहां पे P नॉट A है। इसका वेपर प्रेशर आप प्योर कंपोनेंट ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, और ये उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, तो दोनों ही सही है। बस इसमें क्या है, ये हेनरी लॉ कांस्टेंट KH और ये P नॉट है। किसी भी लिक्विड का ये होता है, प्योर लिक्विड का, ये गैसों के लिए होता है, यही है बस। P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, KH इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, जहां पे KH बिकम्स इक्वल टू P नॉट I, ये दो बताए आपको अभी यहाँ पे। तो ये एक स्पेशल केस होता है बच्चों राउल्ट्स लॉ इसका, हेनरी लॉ का। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q are 80 and 60 torr respectively. The total vapor pressure of solution PT पूछ रहा है, obtained by mixing 3 moles P 2 moles Q would be। तो आपको देखना क्या है, यहाँ पे पहले सोल्यूशन लिखना है, ऐसे सोल्यूशन लिखना है बच्चों। फिर आप इसमें देखिए कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड। अगर ऐसा दिया है, अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया है, मतलब आपको प्योर A और प्योर B के बारे में दिया है, मतलब प्योर लिक्विड P का वेपर प्रेशर होगा P नॉट P, और ये बराबर है 80 टॉर के। ऐसे ही आपको P नॉट Q वो दिया है 60 टॉर के, ऐसे दिया है। ठीक है, अब आपको फार्मूले में ये जो आपके पास टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वाला फार्मूला है, उस फार्मूले को निकालने के लिए यहां पे जरूरत किसका पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। P नॉट A P नॉट B दे दिया बच्चों, XA और XB का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे XA XB कैसे निकालोगे। XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, Na अपान Na। अच्छा यहाँ पे PQ है तो समझ लो, यहाँ पे हम लोग PQ कर सकते हैं, ऐसा कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे कर लेना PT बराबर P नॉट P XP प्लस P नॉट Q XQ, ऐसे। तो ये P कर लोगे तो यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, प्लस मोल्स ऑफ Q हो जाएगा। मोल्स ऑफ P कितना दिया है, मोल्स ऑफ P दिया है 3, मोल्स ऑफ Q दिया है 2। तो एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लो, P का 3/5 और दूसरे का आ जाएगा Q का 2/5, ऐसे वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ पे। तो मेरे पास आ जाएगा PT इज इक्वल टू, P का दिया है 80 इंटू 3.5 प्लस 60
इंटू 2.5 तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, 48 और 24। तो 2 डाल दोगे तो इसमें 50 और ये कितना हो जाएगा 72 टॉर, 72 टॉर। ठीक है, ऐसे कर लोगे इसको आप लोग, देख लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन हैज 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन। The vapor pressure of pure hydrocarbon at 20 degree are 440 millimeter Hg for pentane and 120 millimeter Hg for hexane. The mole fraction of pentane in the vapor phase. अब मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले मैं एक रिलेशन बता देता हूं, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। यहां से देख लेते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, काई से डिनोट करते हैं इसको, एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वेपर फेज इसको y से डिनोट करते हैं, x और y, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं इसको। ध्यान से देखना बच्चों इसको, देखो जैसे मेरे पास लिक्विड है, कंटेनर है, तो यहाँ पे मैंने लिक्विड लिया है, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। बच्चों ये एक आपका सोल्यूशन है, मान लो वही ए और बी का है, तो ये जो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होगा बच्चों उसको XA XB बोलेंगे। बट यहाँ पे बच्चों जो इसका वेपर जा रहा है, यहाँ पे वेपर ए का भी है बच्चों और बी का भी है, यहाँ पे जो वेपर है उनका मोल होगा ना, इसका मोल होगा, इसमें ए का भी मोल होगा बच्चों, बी का भी मोल होगा। जैसे लिक्विड में ए और बी का मोल था तो मोल फ्रैक्शन XA और XB किया हमने, ऐसे ही यहां पे भी तो इसका मोल होगा, उसको हम लोग YA और YB से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं सेंटेंस को यहां पे लिख देता हूं ऐसे, वेयर XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज, किसमें है, लिक्विड फेज में। XB क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज। ध्यान से देख लो एकदम। अच्छा बच्चों ये YA क्या है, YA है बच्चों, YA इज द मोल फ्रैक्शन, इट इज आल्सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, बट किसमें है, इन वेपर फेज। ये बच्चों किसमें है, वेपर फेज में, किसमें है, वेपर फेज में। YB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज, किसमें है बच्चों, वेपर फेज में। ध्यान से देख लो, ऐसे हमको X और Y के बीच में रिलेशन बनाना है, इनके बीच में संबंध स्थापित करना है, इनके बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, अभी हम लोग उसको देखेंगे। देखो तो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ हम लोग ये पढ़े बच्चों, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से हम लोग ये पढ़े हैं कि PA इज इक्वल टू P0A XA, एक इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार से PB बराबर P0B XB हो गया, दूसरा इक्वेशन। ऐसे ये एक रिलेशन है, और इसके बाद ये एक रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे गैसियस स्टेट में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये सिर्फ गैसों के लिए होता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ
पार्शियल प्रेशर। ये बच्चों सिर्फ किसके लिए होता है? गैसों के लिए होता है। तो ध्यान से देखना आप लोग इसमें, ये क्या होता है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। और हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर P इक्वल टू PT इंटू वाई, ऐसे y मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब ये A का B का वो दोनों का देख लेते हैं। दैट इज फॉर A, तो ये हो जाएगा PA बराबर टोटल प्रेशर तो सेम रहेगा दोनों के लिए इंटू YA, ऐसे हो जाएगा, एक रिलेशन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से B के लिए क्या होगा, फॉर B तो ये हो जाएगा PB बराबर PT इंटू YB। अब देखो PA और PB का हमने रिलेशन पढ़ा है, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को मिला देते हैं यहाँ पे दोनों को। तो PA बराबर था, सिंस PA बराबर था P नॉट A XA और PB बराबर था P नॉट B XB। सो यहां से बच्चों हम लोग कह सकते हैं, क्या, इसको बराबर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा PT YA बराबर P नॉट A XA। तो यहां से YA बराबर हो जाएगा P नॉट A XA अपान PT। ये एक बहुत जबरदस्त रिलेशन आ गया मेरे पास, ऐसे आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे को भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, YB PT बराबर P नॉट B XB, तो यहां से YB बराबर हो जाएगा P नॉट B XB अपान में PT। तो ये दोनों रिलेशन मेरे पास बहुत जबरदस्त है। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज में रिलेशन है। और इसी प्रकार से मेरे पास दो रिलेशन आ गए। ये आपको कोई और इक्वेशन मान लीजिए, इसको पीछे कौन सा माने हैं, कोई भी मान सकते हैं इसको 1 2। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं। मेरे पास ये रिलेशन आया YA बराबर P नॉट A XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज। दोनों को मैं एक साथ यहां पे लिख देता हूं। तो YA बराबर आया बच्चों अपने पास बहुत जबरदस्त P नॉट A XA बाई PT। ये आया YB बराबर P नॉट B XB अपान PT। दोनों का रेशियो ले लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 का। टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, क्या पाएंगे, YA अपान YB बराबर P नॉट A XA अपान P नॉट B XB। ये मेरे पास एक बहुत जबरदस्त रिलेशन आ गया, ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सा है कि नहीं। ऐसे आसान हम लोग बना सकते हैं। YA अपान YB बराबर P नॉट A XA अपान P नॉट B XB, ऐसे कर सकते हैं। एक और रिलेशन कर सकते हैं हम लोग यहां से, सिंस XA प्लस XB बराबर 1 है ना, तो मैं यहां से XA और XB को सेपरेट कर लेता हूं,
XA का वैल्यू क्या आएगा, XA का वैल्यू आएगा YA PT अपान P0A, ऐसे आएगा, प्लस इसका वैल्यू आएगा YB PT अपान P0B बराबर 1। बच्चों PT कॉमन करके उधर भेज सकते हैं हम लोग, तो मेरे पास एक बहुत जबरदस्त यहाँ पे रिलेशन आएगा दोनों के बीच में। क्या आएगा देखना, YA अपान P0A प्लस YB अपान P0B और बराबर हो जाएगा 1 अपान PT। ये देखो बहुत अच्छा रिलेशन है मेरे पास, टोटल प्रेशर P0A P0B YA और YB में। तो इतने सारे रिलेशन आपके सामने आ गए, ध्यान से देखना। जैसा क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। ये वाला ज्यादातर यूज में आता है, ये वाला। अगर हमको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है, P0A और P0B दिया है, तो क्यों हम लोग XA और XB का वैल्यू निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूले में रख के वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त फार्मूला है, हम लोग इससे आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखना यार, यहाँ पे क्या है, वेपर फेज में हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिक्विड फेज में मोल्स रेशियो दिया है, ऐसे निकाल लेते हैं ना। ध्यान से देखना इसको, हमको पहले सोल्यूशन देख लेते हैं, गिवन क्या क्या है। गिवन है बच्चों यहाँ पे अपने पास क्या क्या गिवन है, तो मोल्स ऑफ पेंटेन 1 दिया है, मोल्स ऑफ हेक्सेन 4 दिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन होगा 1/5, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन होगा 4/5, ऐसे कर सकते हैं। फिर टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, P0A XA प्लस P0B XB, इस वाले रिश्ते से निकाल सकते हैं। तो PT बराबर हो जाएगा, P0A कितना दिया है, अच्छा A की जगह पे P दिया है, चलो P ले लेते हैं ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पेंटेन हेक्सेन कर लेते हैं ऐसे। तो P0 पेंटेन मोल फ्रैक्शन पेंटेन प्लस P0 हेक्सेन मोल फ्रैक्शन हेक्सेन, तो मेरे पास PT बराबर आ जाएगा, P0 पेंटेन कितना दिया है बच्चों 440 इंटू 1/5 और प्लस ये कितना दिया है बच्चों 120 इंटू 4/5, ऐसे करेंगे, काटेंगे लगभग 88 बार जाएगा, काटेंगे लगभग 24 बार जाएगा, 24 चौके 96 प्लस 88 184 के आसपास आएगा। PT आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, मतलब Y पेंटेन निकालना है। तो Y पेंटेन बराबर हो जाएगा, Y पेंटेन बराबर यहाँ से आपके पास हो जाएगा, नीचे PT हो जाएगा, दिस इज द P0P इंटू XP, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, अभी P0P XP का वैल्यू निकाले 88/184, तो ये आपका लगभग जाएगा 0.4 के आसपास, आपका ऑप्शन होगा डी वाला। ठीक है, अब इसका हम लोग फार्मूला भी देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला भी देख लो, जिसका वेपर फेज में फार्मूला देखे यहाँ पे, तो उसका प्योर लिक्विड का, ठीक है, और उसी के मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में PT, तो बस आ गया मेरे पास रिलेशन और उत्तर आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। फिर देखो, फिर मेरे पास एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है, ए सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन फॉलो राउल्ट्स लॉ एट 300 केल्विन। P0 टॉलुइन दिया है 30 मिलीमीटर Hg। सोल्यूशन देखो, हमको जो गिवन है वो देख लेते हैं। P0 टॉलुइन 30 mm Hg दिया है और P0 बेंजीन दिया है 100 mm Hg। ऐसे ध्यान से देखना, आपसे बोला है लिक्विड मिक्सचर इज कंपोज 3 मोल्स टॉलुइन, टॉलुइन के मोल दिया है बच्चों 3 और 2 मोल बेंजीन।
मोल्स ऑफ बेंजीन कितना दिया है 2। तो सबसे पहला काम आप इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन बराबर मोल्स ऑफ टॉल्यूइन अपॉन टोटल मोल, मोल्स ऑफ टॉल्यूइन प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन। ऐसे करोगे तो फिर क्या हो जाएगा 3/5 और मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा 2/5। बस वैल्यू रख दो। अच्छा आगे क्या बोला है, इफ द प्रेशर ओवर द मिक्सचर एट 300 केल्विन रिड्यूस एट व्हाट प्रेशर डज द बॉइलिंग स्टार्ट। देखो बहुत अच्छी चीज बताया यहाँ पे, फिर से आपको ऐसा कौन सा प्रेशर होगा जिसपे बॉइलिंग स्टार्ट होगा, तो वो वाला प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए वो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा। मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को देखते हुए आपको वेपर प्रेशर ही पूछा है। इफ द प्रेशर ओवर द मिक्सचर इज रिड्यूस एट व्हाट प्रेशर डज बॉइलिंग स्टार्ट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा डिफिनेशन क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। सिंपल सा मतलब है यहाँ पे। तो फिर से यहाँ पे हमको पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो भी है आपके पास, वो पूछा है P0A XA। अच्छा यहाँ पे आपके पास टॉल्यूइन बेंजीन दिया तो ऐसे करके हम लोग लिख लेते हैं P0 टॉल्यूइन मोल्स फ्रैक्शन टॉल्यूइन प्लस P0 बेंजीन मोल फ्रैक्शन बेंजीन, ऐसे करके हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखो यार मेरे पास क्या आएगा, मैंने यहाँ पे वैल्यू रख देना है, तो यहाँ पे आएगा P0 टॉल्यूइन। P0 टॉल्यूइन बच्चों कितना दिया है 30 गुणे 3/5 एम प्लस 100 इंटू 2/5। तो देखो यार यहाँ पे आएगा 6 टाइम जाएगा, मतलब 6 3 18 हो जाएगा, ये 20 आएगा, 20 दूनी 40, 18 और 40, 20 दूनी 40 और प्लस 18, 40 18 कितना आ जाएगा यार, देखो 58 mmHg। देखो बहुत अच्छा सा ये क्वेश्चन था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा हमको वो मेहनत नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए। देखो आगे क्या दिया है बच्चों आप लोगों को, देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट A एंड B हैज टोटल प्रेशर इन टॉर आपको दिया है। ठीक है, कितना दिया है पहले मैं यहां पे ऐसे अलग से लिख लेता हूं। आपको P दिया है 254 माइनस 119 XA। देखो ध्यान से, द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन मिक्सचर, हेंस P0A P0B पूछा है। तो ये देखो आपके फार्मूले से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ XA वाला टर्म आया था, उसी से कंपेयर करा देना है। अगर आपको वो भूल भी गया हो फिर भी आप उसको कैसे निकालेंगे, फार्मूला P0A XA प्लस P0B XB ये बराबर किसके था PT के। अगर सारा टर्म आपको XA के टर्म में करना है तो XB की जगह रख दो 1 माइनस XA XB की जगह, ऐसे रखोगे तो यहां से मेरे पास रिलेशन आएगा PT बराबर P0A XA प्लस P0B, यहां पे 1 माइनस XA रखोगे बच्चों तो आएगा PT बराबर XA कॉमन कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P0B माइनस ये हो जाएगा आपके पास P0B माइनस P0A XA। देखो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो, तुलना कर दो, इसका इस इक्वेशन से तुलना कर दो, इस वाले से तुलना कर दो, कंपेयर कर दो, क्या आएगा देखो। इस इक्वेशन कंपेयर करोगे तो मेरे पास P0B बराबर आएगा 254 और P0B माइनस P0A बराबर आएगा 119। तो यहां से P0A आएगा, P0A बराबर आ जाएगा, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, 254 माइनस 119 दैट इज 135, ये वैल्यू आएगा। देख लो ऑप्शन हो गया।
ऐसे हम लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको फार्मूला एकदम क्लियरली याद होना चाहिए, ठीक है। और नहीं याद हो रहा है तो जो बेसिक वाला फार्मूला है वो तो कम से कम याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया है जो कि जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ये इसमें पूछा गया है, दिखने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा है बच्चों। बस आपको क्या करना है, जितने भी गिवन डेटा है उसको एक जगह कलेक्ट कर लेना है। सारे के सारे डेटा को कलेक्ट कर लेंगे तो आपको आधा काम आसान हो जाएगा। सोल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन सारे डेटा को लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है बच्चों, ऐसे गिवन लिख लो। बच्चों आपको दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर, मतलब पी नॉट ए पी नॉट बी दिया है। पी नॉट ए कितना दिया है 400, किस में दिया है मिलीमीटर एचजी में। बच्चों पी नॉट बी यहां पे दिया है, पी नॉट दिया है 600 mmHg, ऐसे करके दिया है 298। आगे बढ़ते हैं, ऑन मिक्सिंग टू लिक्विड द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर, मतलब VA प्लस VB बराबर VF फाइनल वॉल्यूम। हालांकि इसका मुझे बहुत जरूरत नहीं है, रहने देते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इज 0.5 इन मिक्सचर। देखो ध्यान से यहां पे दिया है, मतलब आपको XB का वैल्यू दिया है। किसका दिया है XB का दिया है यार 0.5। तो बताओ मोल फ्रैक्शन XA कितना आ जाएगा 1 माइनस XB, ये होता है फार्मूले से, तो ये भी हो जाएगा 0.5, 1 माइनस 0.5 करोगे तो 0.5 आ जाएगा। आगे क्या दिया है, आगे दिया है बच्चों आपको द वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सोल्यूशन, पीटी का वैल्यू पूछा है आपसे। आपसे क्या पूछा है पीटी, ऐसे। और पूछा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज, YA एंड YB। तो देखो यार ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, और अगर हम लोग को फार्मूला थोड़ा सा भी आएगा तो बड़े आसानी से कर लेंगे। और ऐसे ही आपको जेईई और नीट में भी क्वेश्चन मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूं, यहां से पहले मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूं, दूसरे पेज पे लेके चलता हूं, यहां से इसको ऐसे सारे डेटा यहां पे गिवन है। तो फिर मैं इसको क्या काम करता हूं कि यहां पे इसको लेके चलता हूं, ऐसे मेरे पास गिवन है, यहां पे गिवन है बच्चों, क्या क्या गिवन है देख लेता हूं। पी नॉट ए 400, पी नॉट बी 600 mmHg आपको दिया है, पी नॉट ए 400 mmHg और पी नॉट बी दिया है 600 mmHg, ठीक है बच्चों। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिला था 0.5, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिला था 0.5। बच्चों आपसे पूछा था टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये पूछा था, और वाई ये पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो देखो यार पहले अपने को क्या है कि पीटी निकालने आना चाहिए। जब पीटी निकालने आ जाएगा तो सब आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं राउल्ट्स लॉ से, पीटी बराबर होता है XA पी नॉट ए प्लस XB पी नॉट बी। ऐसे फार्मूला रख दो इसमें, पीटी बराबर हो जाएगा XA 0.5 को बच्चों 1/2 लिख सकते हैं, और X यहाँ पे A कर दो, पी नॉट ए दिया है 400 प्लस XB भी 1/2 600, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 200, मतलब 500 मिलीमीटर Hg इज द 500 mmHg। ऐसे मेरे पास पीटी आ गया। YA बराबर क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला लिखो, YA बराबर होता है पी नॉट ए XA अपान पीटी। तो वैल्यू लिख दो यहाँ पे, पी नॉट ए XA कितना आया था 200 बटे 500, कटेगा 0.4 आएगा, और YB तब कितना आएगा, चूंकि YA प्लस YB बराबर 1 होता है तो ये आ जाएगा डायरेक्टली 0.6। ऐसे मेरे पास आ गया, PT आया 500, YA आया 0.4
y भी आया 0.6, देख लेते हैं उत्तर। तो 500 तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, इसी में दिख रहा है आपके पास, इसमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, बट ये आया 0.4 0.6, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट जब हम लोग सारे डेटा को कलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा बहुत ट्रिक लगाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है।